नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कार्यपत्रक संख्या 60 को। यह आपकी 31 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और रोचक वर्कशीट में हम कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान को पढ़ना जारी रखेंगे। कन्यादान, इस कविता में कवि ऋतुराज जी उस लड़की के विषय में बात करें जिसका विवाह हो रहा है, जो पराई हो रही है, जिसकी शादी हो रही है, जो अपने ससुराल जा रही है और वहां जाकर के नए संबंधों को जोड़ने वाली है, उस लड़की की बात की जा रही है। वैसे हमारी जो सामाजिक परंपरा है उसके अनुसार लड़की का जब विवाह हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो उसको नए परिवार में, अपने ससुराल में जाना होता है और उस नए परिवार के साथ एडजस्ट करना होता है। उसे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना होता है। उसे अपने या अपने आसपास के जो लोग थे, अपने जो दोस्त थे, उनको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना होता है। वो दूसरी जगह जरूरी नहीं कि वहीं आसपास हो सकता है वो कई 100 किलोमीटर दूर हो, जहाँ सब कुछ बदला बदला सा मिले, जहाँ पूरी कल्चर ही बदली बदली सी मिले, लेकिन वो एडजस्ट करती है। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा जब आप स्कूल चेंज करते हो। मुश्किल होता है, आप अपने पिछले स्कूल को बहुत मिस करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मिस करते हो लेकिन फिर भी उस स्कूल में एडजस्ट तो हो जाते हो ना, वहाँ पर वापस भी आ सकते हो, फ्रेंड्स भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं होता ससुराल में। कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर नहीं है और आपकी क्लास को कंबाइन कर दिया जाता है। आप उस जो नई क्लास में 5 या 6 घंटे के लिए रहते हो, जिसके साथ कंबाइन किया गया है, 5 या 6 घंटे बिताने मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी एटलीस्ट आप अगर नए स्कूल में जाते हो तो भी आप वापस घर तो आते हो ना। वहाँ पे ऐसा भी कोई विकल्प नहीं होता, फिर भी लड़की एडजस्ट करती है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। उसे बचपन से सिखाया जाता है जिम्मेवारियों को, उसको बचपन से सिखाया जाता है रिश्तों को कैसे निभाना है। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरीके से सम्मान करना है, इज्जत देनी है, किस तरीके से परिवार को आगे लेकर के जाना है। उसके लिए दोनों ही परिवार महत्वपूर्ण होते हैं। वो ससुराल भले ही चले जाए लेकिन वो अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने भाइयों की भी उतनी ही चिंता करती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से एक लड़की है, उसके विवाह की बात चल रही है, उसका विवाह हो रहा है, तो उस वक्त कवि है उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। तो उससे पहले 2 पंक्तियां मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि बेटियां चिड़िया सी होती है। बेटियां चिड़िया सी होती है पर पंख नहीं होते बेटियों की। बेटियां चिड़िया सी होती है पर पंख नहीं होते बेटियों की। माँ बाप कहते तू तो पराई है, माँ बाप कहते तू तो पराई है, ससुराल वाले कहते तू तो पराए घर से आई है। हे ईश्वर, तू ही बता तूने बेटियां किस घर के लिए बनाई है, तूने बेटियां किस घर के लिए बनाई है। चलिए इसी से मिलते जुलते भावों को लिए हुए आज की हमारी कविता इसका अंश है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि जिस लड़की का विवाह हो रहा है उसकी आयु, उसकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो लड़की अभी उतनी सियानी नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है। वो भोली है, सरल है, क्योंकि उसने अभी तक दुनियादारी को नहीं देखा है। उसे पता नहीं कि वास्तव में कैसे उसे वास्तविकताओं का सामना करना है, किस प्रकार की जो समस्याएं आएगी उनका सामना करना है, किस तरीके से उसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसे अपने परिवार को संभालना है। क्योंकि लड़की तो छोटी है ना, भोली भाली है, सरल है, अभी तो उसने खुद को संभालना भी नहीं सीखा है, कैसे वो पूरे परिवार को संभाल पाएगी। उसे सुख का तो आभास तो था, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, क्योंकि उसे परिवार में अपने माता पिता के पास रही है। माता पिता के लिए हर बेटी जो होती है वो प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है। उसको बड़े नाजों के साथ पाला पोसा जाता है, उसके हर नखरे वहाँ पर उठाए जाते हैं। तो इसलिए उसे कभी दुखों का एहसास ही नहीं होता। अगर समस्याएं आती है तो बच्चों को कहाँ पता चलने देते हैं उनके माता पिता। तो इसके साथ भी ऐसा ही है कि उसे सुखों का तो आभास था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचने का मतलब है कि ना तो उसे दुख सहन करना आता था, ना ही दुख को बांटना आता था, ना ही दुखों का, समस्या का सामना करना आता था, क्योंकि उसे अब वास्तविक दुनियादारी से अब तक कहीं आमना सामना ही नहीं हुआ था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि उसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया। कि जब हम धुंधले प्रकाश में अगर किसी चीज़ को पढ़ें तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ ठीक से दिखता, कुछ ठीक से नहीं दिखता। इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इस बिटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसे कुछ चीज़ों की समझ है, कुछ चीज़ों की समझ नहीं है। क्या करना है कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। सीधे तौर पर उसे यूँ कह सकते हैं कि आधी अधूरी चीज़ें पता है। उसे ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, उसे नहीं पता कि किस तरीके से एडजस्ट करना है, उसे ये नहीं पता कि कैसे अपने बनाने हैं, कैसे अपनों से दूर जाना है। कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वो पाठिका धुंधले प्रकाश की, वहाँ पे कुछ तुक्के हैं,
कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे पता है, जो उसे बताया गया है, जो उसे सिखाया गया है, और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो केवल अनुमान लगाती है। तो कवि कहता है कि कैसे वो दूसरे परिवार के साथ जाकर के एडजस्ट करने वाली है। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो हमने पढ़ी। इसका अगला भाग जो अंश है वो हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसी कविता पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। उससे पहले कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। यहाँ पे सियानी जो शब्द है उसका अर्थ होता है समझदार, बांचना का अर्थ है बांटना, आभास का अर्थ होता है अनुमान, और सरल मतलब साधारण। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए। प्रश्न काफ़ी आसान से हैं, तो इनको हमें हल करना है। यहाँ पे 4 हमारे प्रश्न रहेंगे और उसके साथ एक हमारी गतिविधि रहेगी। गतिविधि सबसे इंटरेस्टिंग रहेगी आज की इस वर्कशीट के। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि कविता में लड़की को किस तरह बताया गया। तो कविता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका की तरह बताया गया। धुंधले प्रकाश की पाठिका का मतलब है कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान ना हो, मतलब उसे उतनी समझ ना हो। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा हमारा प्रश्न है कि लड़की को किस बात का आभास था या एहसास था और उसे क्या करना नहीं आता था। तो लड़की को केवल सुख का आभास था, सुख का एहसास था, उसे दुख को सहना या बांटना नहीं आता था अभी तक। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि कविता में लड़की को किस चीज़ की पाठिका कहा गया। कविता में लड़की को किस चीज़ की पाठिका कहा गया, ये हमें बताना है। तो कविता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में किस लड़की की बात कही है, ये हमें बताना है। तो कविता में कवि ने इस कविता में उस लड़के के विषय में बात कह रहा है जिसकी अभी शादी हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, एक गतिविधि है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गतिविधि में हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि विवाह समारोह में क्या क्या तैयारियां की जाती है, अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाइए। ओके, लिस्ट बना लीजिए, फ्यूचर के लिए आप तैयारी कर लीजिए कि, और आपको मैनेज भी कई बार करना होता है। बड़े आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार अगर लिस्ट बनाते हो तो ज़्यादा बेटर है कि क्या क्या तैयारियाँ करनी होती है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ दे रहा हूँ कि कैसे तैयारियाँ की जाती है शादी की, कैसे लिस्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले शादी का बजट तय किया जाएगा कि कितना खर्च करना है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ओके, उसके बाद ही हम प्लानिंग करेंगे ना। उसके बाद शादी की डेट तय करेंगे, यानी कि पहले पैसा और उसके बाद डेट तय करेंगे, शादी की तारीख तय की जाएगी कि कब शादी होगी। उसके बाद शादी का स्थान भी तय करेंगे, डेट तय होगी, फिर स्थान की कहाँ पर शादी की जाएगी, घर में या कहाँ पर, कौन से मैरिज हॉल में, कौन से पैलेस में। ओके, उसके बाद गेस्ट की लिस्ट बनाई जाएगी कि गेस्ट किन किन को इनवाइट करना और किन का पत्ता साफ कर देना है। ओके, उसके बाद हम बुकिंग करेंगे। बुकिंग में मतलब किस किस चीज़ की, जहाँ पर शादी करनी है उसकी, मिठाइयों की हो गई, या जो जो रिक्वायरमेंट होती है, लेडीज संगीत प्रोग्राम है उसके लिए हो गया, या जैसे घोड़ी वगैरह की हो गई, बहुत सारी बुकिंग करनी होती है। ओके, वो बुकिंग करेंगे एक एक करके, एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उसके बाद बुकिंग करते जाएंगे। हाँ, इसको इसको हो गया, फाइनल हो गया। उसके बाद शॉपिंग की तैयारी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर शॉपिंग करनी है, कई दिनों तक यही चलेगा। उसके बाद शादी का मेन्यू फिक्स करेंगे कि भाई क्या बनना चाहिए शादी में, क्या क्या होना चाहिए। ओके, उसी के अकॉर्डिंग ही कैटरिंग वालों से हम डील करेंगे ना, तो वो तय किया जाएगा। शादी की सामग्री, अब घर में बहुत सारी और चीज़ें भी चाहिए, जैसे हमारे रीति रिवाज होते उसके अनुसार, या गिफ्ट देने हैं किसी को क्या लेना देना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी भी एक लिस्ट बना लेंगे और उसकी खरीदारी भी करेंगे, लिस्ट से काम नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद काम की जिम्मेदारी देना, शादी से कुछ दिन पहले अच्छे तरीके से अगर मैनेजमेंट करना तो हमें जिम्मेवारी दे देते हैं कि आप ये काम संभालोगे, ये आपके काम, आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे काम को बांट देते हैं, इससे टेंशन नहीं रहती। आपस में जब शाम को बैठो तो डिस्कशन हो जाता है। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं शादी में, अच्छा आपका ये काम दिया गया था, आपको ये दिया गया था, तो वो मैनेज ईजिली हो जाता है। तो ये सारी तैयारियां की जाती है। तो ऐसे आप भी लिस्ट बनाइए, इसमें अगर कुछ रहता है तो वो ऐड कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तो मैं लिखना भूल ही गया। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।